गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है जनवरी 14 2022 फ्राइडे का दिन है। और चलिए हम लोग करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पेज नंबर 10 से। जो हम लोग करने वाले हैं आज सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। देखिए थोड़ा सा न्यूज़ में है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की ज्योग्राफी समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाऊँगा। हिस्ट्री मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 20 30 40 साल पुरानी हिस्ट्री है, उसमें लेके जाऊंगा कि थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे सियाचिन ग्लेशियर वाला इशू जो है वो क्रिएट हुआ था। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। हालांकि मेंस में भी काम आता है ये टॉपिक कई बार एग्जाम्पल वगैरह देने के, लेकिन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम इसका करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट जो है वो बाहर आई है, रिलीज हुई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो पिग हार्ट इन ह्यूमंस। देखिए मैंने कल भी आपको करवाया था, तो आज मैं आपको क्या नया कराऊंगा, कुछ भी नया नहीं कराऊंगा, उसी को रिपीट कराऊंगा। हल्का सा एक दो पॉइंट आपको बताऊंगा, तो उसी के न्यूज़ में आप थोड़ा सा इसको ऐड कर सकते हो। छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है करेंसी स्वैप डील के बारे में। देखिए बिल्कुल नया टॉपिक है, हम लोगों ने आज तक, मुझे नहीं लगता हम लोगों ने इस टॉपिक को किया है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि करेंसी स्वैप डील क्या होती है, क्योंकि यह डील इंडिया ने अभी श्रीलंका के साथ की है, इसीलिए न्यूज़ में है। अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा इंडिया यूके के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, क्या होता है, इंडिया और यूके उसको आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों आज का एडिटोरियल सेक्शन, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे लिबरल इकोनॉमीज के बारे में। ठीक है, कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लिबरल इकोनॉमी यानी कि ओपन मार्केट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है, इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा एडिटोरियल है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इवन इसकी हेडिंग भी चेंज नहीं होगी ज़्यादातर, तो मतलब ऐसे का चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जीएस पेपर 3 में भी और जीएस पेपर 2 में भी आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है भैया, ऊपर वाले जितने मर्जी टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन इस टॉपिक को तो कतई मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। पतंग उड़ाना, गज्जक खाना, मूंगफलियां खाना, फन करना, लेकिन वो सब पढ़ाई के बाद। प्राइमरी पढ़ाई है, मस्ती बाद में है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ की। ये न्यूज़ मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इतना खास है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये स्टेट का न्यूज़ है ना, तो हम लोग ज़्यादा स्टेट वाले न्यूज़ कवर करते नहीं हैं। फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे दो इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ हुई हैं, उसीलिए मैंने सोचा चलिए ठीक, आपको थोड़ा इन टर्म्स का मीनिंग बता देता हूँ क्या होता है। देखिए एक टर्म हमारे पास होती है, इन्होंने कहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरी टर्म इन्होंने कहा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए एनसीईआरटी वाला जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, उसमें पूरे का पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेके, जहां पे डिटेल में मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए हम लोग ना डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। दोस्तों ग्रोथ जो है ना वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में जब आप नानी जी के घर गए थे तो आपकी हाइट कितनी थी, 5 फीट 3 इंच। इस बार जब आप गर्मी की छुट्टियों में नानी जी के घर गए तो आपकी हाइट हो गई 5 फीट 5 इंच। 2 इंच आपकी हाइट बढ़ गई, तो आप एक्चुअली में मेजर कर सकते हो कि आपने कितना ग्रो किया है। ये होता है ग्रोथ। हर टर्म में कर सकते हो, इकोनॉमी के टर्म में कर सकते हो, हर चीज में कर सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। देखिए जब आप नंबर्स की बात करते हो तो डिक्लाइन भी हो सकती है ना। देखिए हाइट आपकी डिक्लाइन नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी चीज़ें डिक्लाइन हो सकती हैं। जैसे पिछले साल जो है आप 10,000 रुपये पर महीना कमा रहे थे, इस साल जो है आप सिर्फ 9,000 रुपीज़ महीना कमा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कम हुई है ना। तो लेकिन डेवलपमेंट एक जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, डेवलपमेंट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, जब सब चीज़ें, हेल्थ, है ना, ये चीज़ें ग्रो करती है ना, उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट में और ग्रोथ में यही फर्क होता है। ग्रोथ पूरी तरह से क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो पूरी तरह से क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव। तो हेल्थ का भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों की हेल्थ कितनी इंप्रूव हुई है, लोगों की एजुकेशन कितनी इंप्रूव हुई है भैया। यहाँ पे जो है वीमेन का स्टेटस वो कितना इंप्रूव हुआ है, जो ओल्ड एज इशू वाले इशू थे वो कैसे हुए हैं, जो कास्ट बेस्ड इशू थे वो किस तरह से हैंडल हुए हैं, ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती हैं।
लेकिन फिर बात आती है सोशल जस्टिस की। देखिए ये जो एम के स्टालिन जी है ना, ये है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में हम लोग किस पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है ना, इंडस्ट्री को तो लाना ही है, जो वहाँ की लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको तो करना ही करना है, लेकिन साथ के साथ सोशल जस्टिस के साथ। सोशल जस्टिस की क्या डेफिनेशन होती है, देखिए यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन है ये। आप जो है जब एग्जाम वगैरह में अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस डेफिनेशन को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो इस पर को 3-4 बार पढ़ लेना, रट्टा मार लेना, और एज इट इज़ अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हो। ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये छोटे वाली है, इसको लिख सकते हो। देखिए क्या कहता है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है इट मे बी ब्रॉडली अंडरस्टूड एज द फेयर, ये देखिए, फेयर एंड कंपैशनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको आप कैसे कंपैशनेट तरीके से, मतलब कास्ट के बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए, धर्म के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किए बिना, किस तरह से आप हर सोसाइटी के हर सेक्टर में, हर सोसाइटी के हर लेयर को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अपनी ग्रोथ का। ग्रोथ तो आपकी हो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक ही हाथ में सारा पैसा है, बाकी के लोग गरीब हैं। एक ही कम्युनिटी के पास सारा पैसा है, बाकी कम्युनिटी के पास कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आपके पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लेयर्स के अंदर, स्ट्राटा के अंदर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसे कहा जाता है सोशल जस्टिस, जिसे कहते हैं हिंदी में सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय मतलब समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और उनके पास इक्वल राइट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंबानी के पास जो है ज़्यादा राइट्स, आपके पास कम है, नहीं भैया, बराबर बराबर राइट होने चाहिए। अंबानी के बेटे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको भी वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है सोशल जस्टिस का। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, वो सोशियोलॉजी वाले बच्चे को ज़्यादा अच्छे से पता होगा जिसके पास ऑप्शनल होता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है जहाँ पे आप बात करते हो जस्टिस की, इक्वालिटी की, इक्विटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, और डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी की, जहाँ पे सब बराबर होते हैं, वो होता है सामाजिक न्याय का मतलब। बाकी ये टर्म का मतलब ही आपको समझाना था, बाकी तो आप खुद ही पढ़ लोगे इसको। खैर, आज का जो सबसे मेन और कोर टॉपिक है वो है आज का ये वाला, इकोनॉमी फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, देखिए भैया, क्या है कि 2021 के लिए रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। जो ये रिपोर्ट है ना, हर 2 साल में रिलीज होती है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, सब पता होना चाहिए आपको। 2 साल में रिलीज होती है, तो अगली रिपोर्ट जो है वो 2023 के लिए आने वाली है। और किसके अंडर में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रहेगा सबको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने अभी रिपोर्ट को रिलीज किया है, 2 साल में एक बार होती है। ये जो सर्वे किया गया है ना, ये जो है 17th सर्वे है। मतलब इससे पहले 16 सर्वे और हो चुके हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1987 में। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़े थोड़े फैक्ट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कई बार वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। उसको बोल सकते हो कि 87 में शुरू हुआ था, ये 17th है, और इसका ओवरऑल क्रक्स लिख सकते हो। तो ओवरऑल क्रक्स क्या है इसका, तो इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है वो। थोड़ा सा वैसे तो आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका जिस्ट मिल जाएगा, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो इसका आपको बता देता हूँ कुछ कुछ खास खास ऑब्जर्वेशंस। जो सबसे बढ़िया जो ऑब्जर्वेशन इसमें आई है वो कहता है कि इंडिया में ओवरऑल, हमारा जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है ना, वो इंक्रीज हुआ है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, देखो वैसे दोनों में फर्क होता है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में 24.62% इंक्रीज हुआ है पिछले सर्वे के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में इस समय जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है, 24.62%। कितना है, 24.62% इंक्रीज हुआ है बाय 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी ठीक है, 24.62% टोटल होता है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में थोड़ा फर्क होता है। देखिए, ट्री तो मेरे घर में एक पेड़ लगा हुआ है, नीम का पेड़ है बहुत बड़ा, वो भी ट्री कवर है, लेकिन वो फॉरेस्ट थोड़ी ही है ना। फॉरेस्ट होता है जब एक पैच ऑफ लैंड में एक जो पेड़ लगे होते हैं
ठीक है, कुछ हेक्टेयर में कुछ पेड़ लगे होते हैं, उनकी प्रॉपर कॉनोपी होती है, उसको हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्री कवर तो सारा इंक्लूड हो गया ना। चलिए, हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ वो कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना के अंदर 3.7%, जो कि बहुत बढ़िया है। आंध्र प्रदेश में 2.22% एंड ओडिशा में 1.04%। ये परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट्स के नाम आपने याद रख लेने हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे एक खराब न्यूज़ है वो ये है कि जो 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें जो है फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि परसेंटेज वाइज इनमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, 80% से ज्यादा है लगभग मोस्टली स्टेट्स के अंदर, है ना। मिजोरम में जैसे 85% है, अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो 80% के लगभग है। ओवरऑल तो इनमें काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है। मैंग्रोव जो कवर है इंडिया में वो भी इंक्रीज हुआ है बाय 17 स्क्वायर किलोमीटर। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया के जो टोटल जितने फॉरेस्ट हैं उसमें से लगभग 36% जो फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट प्रोन है। फॉरेस्ट प्रोन का मतलब यह है कि उनमें आग लगने के चांसेस होते हैं। और जो टोटल हमारा कार्बन स्टॉक है वो इंडिया का इंक्रीज हुआ है कितना? 7,204 मिलियन टन्स। ठीक है, चलिए, ये फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करना। स्टॉक का मतलब यही तो होता है ना, स्टोर करना। और कार्बन को कौन स्टोर करता है? कार्बन को तो ट्री स्टोर करते हैं, है ना। उनकी जो तने होते हैं, उनके जो ट्रंक्स होते हैं, ट्विग्स होती हैं, ब्रांचेस होती है, उसके अंदर वो कार्बन को स्टोर ही तो करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन ट्रीज के अंदर स्टोर होगा फ्यूचर के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को हम लोग एनवायरमेंट से रिमूव कर सकते हैं बाय प्लांटिंग द ट्रीज, है ना। और ये जो हमारे इकोनॉमिक्स, ये जो फॉरेस्ट सर्वे होता है, ये 3 कैटेगरी के अंदर फॉरेस्ट को इंक्लूड करता है। पहला होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो बहुत डेंस होते हैं। इनकी जो कैनिपी होती है वो 70% से ज्यादा होती है। कैनिपी का मतलब क्या होता है? आप इस पिक्चर को देखिए, तो जब आप इसको पिक्चर को ऊपर से देखते हो ना, तो आपको क्या नजर आता है? उसकी जो आपका जो पेड़ होता है ना, उसका मुकुट नजर आता है। मुकुट, मुकुट मतलब उसके ऊपर से जो पत्ते होते हैं उसका, उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है। जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर ट्री है, तो ये इसकी कैनिपी है, यहां तक इसका एरिया है, इसे कैनिपी कहते हैं। तो ये कैनिपी जितनी ज्यादा डेंस होती है आपको जमीन दिखाई नहीं देगी। तो मुकुट, कैनिपी का मतलब ही मुकुट होता है जो आप सर के ऊपर रखते हो, है ना। जैसे मान लो एक ट्री है, ये इस तरह से ट्री है, तो ये जो है इस ट्री का कैनिपी है टोटल। तो जिसकी डेंस 70% से ज़्यादा कैनिपी होती है, मतलब मान लो कोई 100 एकड़ ज़मीन है, उस 100 एकड़ में पेड़ लगे हुए हैं और 70 एकड़ ज़मीन जो है वो ट्री कवर से पूरे की पूरी ढकी हुई है, उसे कहते हैं 70% डेंसिटी। इन्हें कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट वाले में आते हैं 40 to 70% वाले, फिर आते हैं ओपन फॉरेस्ट 10 to 40% वाले। इससे जो कम वाले होते हैं उसे बोलते हैं स्क्रब। ठीक है, हालांकि स्क्रब ऑफिशियली हम लोग उसको इस सर्वे के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको स्क्रब बोला जाता है। झाड़ी वाड़ियाँ होती है ना छोटी मोटी, उसको स्क्रब बोला जाता है। तो ये जो है कुछ फाइंडिंग थी इस सर्वे के अंदर। मणिपुर ने लगभग 1.5% लॉस हो गया है अनफॉर्चुनेटली। मेघालय के अंदर भी आधा परसेंट के लगभग, नागालैंड के अंदर तो लगभग 2% जो है वो डिक्रीज हो गया फॉरेस्ट कवर, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इन्होंने रीज़न भी बताया है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फॉरेस्ट कवर एक्चुअली डिक्रीज हो क्यों रहा है। ज्यादातर जो रीजन इन्होंने बताए हैं वो बताए हैं नेचुरल कैलेमिटीज, जिसके अंदर जो है फॉरेस्ट फायर्स और फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये इन्होंने कुछ खास रीजन बताए हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो रहा है। देखिए होता क्या है, अब ये तीनों चीज आपस में रिलेटेड है। अब मान लो कहीं पे आग लग जाएगी तो फॉरेस्ट कवर रिमूव हो जाएगा, और जब फॉरेस्ट कवर रिमूव होगा और वहां पे फ्लड आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लैंडस्लाइड होगा। तो तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। एक बार जब वहां से डिफोरेस्टेशन होना शुरू हो जाता है तो दूसरी प्रॉब्लम अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि वो आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए एक चीज आपको और बताता हूं कुछ खास खास इसके बारे में। पहली बार इस सर्वे के अंदर जो आपके नेशनल पार्क्स हैं और जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पेशली अलग से हम लोगों ने फॉरेस्ट सर्वे किया है। जो पाके टाइगर रिजर्व है, पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पाके टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाया गया है इंडिया में। 97% पाके पाके टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक इंडिया का जो है 45 से लेके 64% जो कवर होगा वो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली इंपैक्टेड होगा, फॉरेस्ट कवर। लेकिन
ओवरऑल क्या है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि अगर क्रिटिकली एग्जामिन अगर आपको करना पड़े, एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे के अंदर ये जो दिखाया है ना कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, काफ़ी मिसलीडिंग है। अब मिसलीडिंग क्यों है? मिसलीडिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी फैक्ट बताए गए हैं वो बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और है। कैसे? देखिए मजा, जो कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, जो कोकोनट प्लांटेशन होती है, जो मैंगो प्लांटेशन होती है ना, या फिर जो दूसरे जो सेब के बाग होते हैं, इसको भी फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन क्या आप इसको फॉरेस्ट कवर बोलोगे? मुझे तो नहीं लगता इसको फॉरेस्ट कवर बोलना चाहिए। तो कॉफ़ी प्लांटेशन को, टी प्लांटेशन को, है ना, मैंगो प्लांटेशन को, इसीलिए जो है मिसलीडिंग है। देखने में हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। तो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, तो हल्का फुल्का आप इसको भी मेंशन कर सकते हो अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन इसमें करना है तो। ठीक है, बाकी ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी आप इसको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप उसको अलग से निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों सियाचिन के बारे में। सियाचिन न्यूज़ में है, देखिए हमारे मिलिट्री हमारे जो जनरल हैं और बहुत सारे लोगों ने भी नरवाने जी जो हैं, मनोज नरवाने जी, उन्होंने कहा है कि देखिए सियाचिन ग्लेशियर से हम लोग मिलिट्री को वापस नहीं ले सकते, उसकी पॉसिबिलिटी अभी आपको नज़र नहीं आती है। देखिए सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। चलिए पाकिस्तान के साथ तो हमारा पंगा चल ही रहा था, अब चाइना के साथ भी शुरू हो गया है, तो ऐसे समय में क्या हम लोग सियाचिन से अपने फोर्सेज को वापस बुला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बुला सकते। सियाचिन का आपको बारे में पता होना चाहिए कहाँ है। देखिए ये है आपका सियाचिन, ये जो आपको डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये वाली, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये वाली जो डॉटेड लाइन है दोस्तों, ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ये रहा, ये ट्रायंगल शेप का बनता है। यहाँ पे ये जो पीक आपको नजर आ रहा है जिसका नाम है NJ9842, तो कारगिल वॉर में यहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी, इसको कैप्चर किया था हम लोगों ने। NJ9842 एक्चुअली 1972 में, देखें जो 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, तो उसके बाद जो है शिमला अग्रीमेंट हुआ था, है ना। 1972 में हुआ था शिमला अग्रीमेंट, जिसमें इंदिरा गांधी जी गई थी, उधर से भुट्टो सब आए थे। उन शिमला शिमला अग्रीमेंट के अंदर जो है NJ9842 तक हम लोगों ने अपनी सीमा को मान लिया था। NJ9842 के बाद जितना एरिया आता है इसको हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था दिस इज नॉट यूजफुल, मतलब वो यूजलेस है, बैरन है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता तो था नहीं, ना कोई गांव है ना कुछ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इसको डिक्लेयर कर दिया था, इसे कहा गया था लाइफलेस एंड बैरन। क्योंकि ये लाइफलेस है, बैरन है, इसलिए इसके लेके कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था 1972 में। ठीक है, लेकिन 1970s में अब कुछ देखिए, अब वेस्टर्न कंट्री से, मान लो न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से लोग जब माउंटेनियरिंग करने आते थे, कुछ लोगों की शौक होता है ना पहाड़ों पे चढ़ने का, ट्रैकिंग वगैरह करने का, वो लोग पाकिस्तान से लाइसेंस लेके यहाँ पे माउंटेनियरिंग करने आते थे, और पाकिस्तान उनको लाइसेंस देता था। पाकिस्तान उनको लाइसेंस इसलिए देता था ताकि फ्यूचर में अगर क्लेम करना पड़े तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये दिखा सकता है, देखिए भैया हम यहाँ के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, तो ये हमारा एरिया है। लेकिन शिमला अग्रीमेंट के लिए केस में जो है यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं था, इसको बेसिकली डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन फिर शुरू हुई कहानी। कहानी कुछ ऐसी शुरू हुई कि हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस ने सरकार को ये बताया कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा भैया, वो यूके की किसी कंपनी से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सूट्स वगैरह खरीद रहा है अपने सैनिकों के लिए। तो जैसे हमें इंटेलिजेंस पता चली तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने सैनिकों को यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, सैनिकों को यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। और 1984 में 13 अप्रैल, वैसे अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ, 13 अप्रैल 1984 में एक मिशन चलाया जिसे कहा जाता है मिशन ऑपरेशन मेघदूत। याद रख लेना आपने, ऑपरेशन मेघदूत। मेघ का मतलब क्या होता है, बादल होता है ना, तो यहाँ पे बादल मतलब ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हो, हायर ऑल्टीट्यूड पे है। ऑपरेशन मेघदूत चला के हम लोगों ने अपनी सैनिकों को यहाँ पे भेज दिया और इसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, बस 1984 के बाद अभी तक हमारी फोर्सेस वहाँ पे बनी हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी कुछ जगह को उसके बाद ऑक्यूपाई किया डेफिनेटली, क्योंकि हमारे ना उधर आजकल तो थोड़ी टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है, लेकिन 1984 में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी डेवलप। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1984 में जब 13 अप्रैल को हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने भी यहाँ पे अटैक किया था, और थोड़ी बहुत टेरिटरी को यहाँ पे नदन वाली टेरिटरी को हल्का सा कैप्चर कर लिया। और अभी 2/3
जो हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर का वो इंडिया के कंट्रोल में है और बाकी जो 1/3 है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन जो इसका सबसे बेनिफिटिंग वाला पॉइंट है, मतलब जहाँ से हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें मिलता है, वो इंडिया के ही कंट्रोल में है बेसिकली। ठीक है, तो पाकिस्तान का कहना है, देखिए हम अब होता क्या है ना, वहाँ पे बहुत बार लैंडस्लाइड वगैरह आ जाते हैं, अवलांच वगैरह आ जाते हैं, जिसमें सैनिक वगैरह वहाँ पे मर जाते हैं। तो उसको लेके जो है इसको डीमिलिटराइज करने की बात भी चलती है। लेकिन जब इसको डीमिलिटराइज करने की बात चलती है तो पाकिस्तान कहता है कि NJ-984 से लेके कराकोरम पास तक ये LOC है। इंडिया कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, NJ-984 से लेके इस पॉइंट तक, यहां तक LOC है, बस इसी को लेके झगड़ा है। दोनों जो है अपनी अपनी क्लेम के ऊपर अटके हुए हैं और इसी वजह से सॉल्यूशन इसका नहीं निकल रहा है। और वहाँ पे अब इस समय हमारे 10,000 के लगभग सैनिक हैं, 10,000 के लगभग सैनिक है, और लगभग डेली जो है 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा आता है उनको मैनेज करने में, जो कि काफ़ी महंगा भी पड़ता है। और एक्सट्रीम कंडीशन है डेफिनेटली, और उनकी जान को भी खतरा है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी वगैरह भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, तो हमारे जो जनरल हैं उन्होंने बोला है कि देखिए हम लोग सियाचिन ग्लेशियर से मिलिट्री को वापस नहीं बुला सकते, क्योंकि चाइना से हमें काफ़ी थ्रेट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी हमें थ्रेट है, इसलिए अभी फ्यूचर के लिए अगले कुछ सालों तक हम लोग यहीं पे बने रहेंगे डेफिनेटली। आगे क्या होगा आगे की देखी जाएगी। तो थोड़ा बहुत आपको जो है सियाचिन ग्लेशियर वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे जो है बलतारो ग्लेशियर भी पड़ता है। ठीक है, बलतारो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से माने जाते हैं। NJ-9, ये जो आपको रेड ब्लैक कलर की नजर आ रही है लाइन, ये है LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बाल्टिस्तान। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है आती है दोस्तों, इंडिया यूके को लेके हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने का हम लोगों ने मन बना लिया है, जिसके लिए डिस्कशंस वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, मतलब दो कंट्री होती हैं, वो आपस में एक अग्रीमेंट करती हैं कि भैया तुम्हारे कंट्री से जो भी सामान आएगा मेरी कंट्री में, उसके ऊपर मैं मिनिमम और जीरो, मतलब ना के बराबर उसके ऊपर जो है मैं टैरिफ्स लगाऊंगा, मतलब टैक्स वगैरह लगाऊंगा, और जो तुम्हारी कंट्री से मेरी कंट्री में जाएगा सामान, उसके ऊपर भी जो है आप जीरो या बहुत ही मिनिमम टैक्सेस लगाओगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे इंडिया जो है वो लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, है ना, एग्री प्रोडक्ट्स, अगर हम लोग यूके के अंदर भेजेंगे तो यूके उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट को बेनिफिट होगा। उसी तरह से अगर यूके से कोई चीज़ इंडिया के अंदर आएगी तो हमें बेनिफिट होगा, मतलब उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो फ्री ऑफ, मतलब जीरो टैरिफ के साथ वो आती है, तो सस्ता सामान हमें मिलने लगेगा। तो ऐसा कुछ होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में। इंडिया और यूके का इस समय जो ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर है, जिसको अगले 10 सालों में 100 बिलियन डॉलर करने का इनका प्लान है। 2050 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। इसका जो मिडिल क्लास है वो 250 मिलियन लोग होंगे। तो डेफिनेटली ब्रिटेन फ्यूचर का सोचते हैं ना, प्रेजेंट का थोड़ी सोचते हैं। तो फ्यूचर में ब्रिटेन को लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट होगा और हमारे रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब डिफेंस के पर्पज से तो होंगे ही, इकोनॉमी के पर्पज से भी होंगे, और कल्चरली भी, है ना भैया, हमारा तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही लगभग हमारा ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को बोलते हैं FTA। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अलावा एक चीज़ और होती है जिसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, ये PTA है, और एक होता है FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, अगर कई बार एग्जाम में पूछ ले, PTA और FTA। इसका मतलब होता है प्रेफरेंशियल, और प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को प्रेफरेंस देते हो, उसको इंपॉर्टेंस देते हो। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में हम लोग सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में हम लोग कुछ खास चीजों को इंक्लूड करते हैं, ओनली स्पेशल आइटम्स, जिसके ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो हम लोग जीरो करते हैं, बाकी के ऊपर नहीं करते हैं। इसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में हमारे पास एक पॉजिटिव लिस्ट होती है। पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि भैया ये फलां 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 सामान जो है इसके ऊपर जो है जीरो टैक्स लगाएंगे, बाकी के ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा, तो जिसे कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट। ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ऐसा कोई पॉजिटिव लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। वैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में जो है एक नेगेटिव लिस्ट होती है। नेगेटिव लिस्ट मतलब इन चीजों को छोड़ के बाकी सब के ऊपर जीरो है, ये मतलब होता है नेगेटिव लिस्ट का। जैसे मान लो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हो गए, मान लो कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, या टबैको हो गया, टोबैको प्रोडक्ट, ये है नेगेटिव लिस्ट। इस चीज को छोड़ के सब के ऊपर जीरो टैरिफ है, इसे कहते हैं नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब ये है कि 2 3 4 5 6 7 8 10 चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग जीरो टैक्स लगाएंगे, बाकी के ऊपर जो है
मतलब नॉर्मल टैक्स लगाएंगे, वो होता है पॉजिटिव लिस्ट का मतलब। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो है वो हम लोग कुछ खास चीज़ों के ऊपर जो है टैक्स जीरो करते हैं, बाकी सबके ऊपर नॉर्मल करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर लगभग सबके ऊपर जीरो करते हैं। थोड़ा सा ये फर्क होता है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो थोड़ा बहुत आप को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप क्या पढ़ सकते हो। देखिए, क्योंकि अपने पास समय नहीं है तो अदरवाइज मैं आपको पूरा ही करवा देता। थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है तो देखिए, हम लोगों ने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो हम लोग पढ़ चुके थे जब मैंने आपको एफडीआई वगैरह करवाया था, राइट। ये तो हम लोगों ने शायद कल ही किया था। एफटीए भी हमारा हो गया है, कई बार हम लोगों ने कर लिया है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आपको बता दिया है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके पास अलावा हमारे पास कस्टम यूनियंस भी होती हैं। ये नेक्स्ट लेवल होता है। कस्टम यूनियन में क्या होती है, जैसे 2 3 4 कंट्री जितनी भी यहाँ पे होती हैं, वो एकदम फ्री मूवमेंट होता है वहां पे। लोगों का भी फ्री मूवमेंट होता है, सिर्फ सामान का ही नहीं, लोगों का भी फ्री मूवमेंट होता है। एक होती है कॉमन मार्केट, जैसे यूरोपियन यूनियन है। कॉमन मार्केट में तो लोग भी मूवमेंट कर सकते हैं, कैपिटल भी मूवमेंट कर सकता है ना, और करेंसी भी मूव करती है, कॉमन करेंसी होती है। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल होता है। तो शुरुआत होती है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से, उससे जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो और ज़्यादा ओपन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अलावा हमारे पास फिर आगे आपका आता है ये कस्टम यूनियन, ठीक है। कस्टम यूनियन थोड़ा सा और ओपन होता है। उसके बाद हमारे क्या आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट सबसे ज़्यादा ओपन होता है, ठीक है। वैसे तो एक और भी होता है कॉमन मार्केट के अलावा, जिसे आप लोग पार्टनरशिप कोऑपरेशन बोलते हो, जिसमें पॉलिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिक्स। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी आप इसको कह सकते हो। तो ये लेवल होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इस समय इंडिया यहाँ पे है, इस लेवल पे है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेवल पे है। ये तो हम लोग पहले यूके के साथ कर चुके हैं बहुत साल पहले, और इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ना, सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा गूगल करिए आप, क्योंकि क्लास में इसको करवाना इतने जल्दी कम समय में 5 7 मिनट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया दे सकता हूँ। अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी करनी है तो आप हमेशा गूगल की हेल्प डेफिनेटली ले सकते हो, अपने नोट्स वगैरह में इसको ऐड कर सकते हो। अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है जी। क्योंकि देखिए, हमारे पास 4 घंटे की क्लास तो नहीं है ना, आधे घंटे की लगभग क्लास होती है, तो उसमें तो हम इतना ही कर सकते हैं। देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स 900 मिलियन डॉलर एड टू श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका के बेचारे की हालत खराब थी, बैंकरप्सी के कगार पे आ गया था। तो श्रीलंका हेल्प किससे मांगेगा? उसके पास 2 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसके पास आईएमएफ वाला ऑप्शन है ना। जैसे इंडिया ने 1991 में हम लोगों ने आईएमएफ से हेल्प लिया था, जिस तरह पाकिस्तान इस समय आईएमएफ से हेल्प लेता है। तो एक तो ऑप्शन ये है, लेकिन उसको वो लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि आईएमएफ से जो मदद मिलती है वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आती है। दूसरा जो हेल्प वो ले सकते हैं, कहाँ से लेते हैं? श्रीलंका से, सॉरी, चाइना से ले सकते हैं। चाइना से ऑलरेडी वो इतनी हेल्प ले चुके हैं कि चाइना को कम से कम उनको $5 बिलियन पहले से ही लौटाना है। पिछले वाला लौटाना है तो आगे से ले नहीं सकते। इंडिया बचा हुआ है यहाँ पे, तो इंडिया से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये दोनों कंट्री एक्चुअली श्रीलंका को हेल्प देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं, क्योंकि इनको पता है, इंडिया को पता है, अगर इंडिया हेल्प नहीं करेगा तो श्रीलंका उसको जो है और पैसा दे देगा, और वो श्रीलंका के वो चाइना के क्लोज चला जाएगा। चाइना को भी इस बात का पता है कि अगर वो उसको हेल्प नहीं करेगा श्रीलंका को, तो इंडिया के क्लोज चला जाएगा। तो एक्चुअली दोनों जो है अपने श्रीलंका में राइवलरी के लिए काम यहाँ पे कर रहे हैं कि भैया कौन ज़्यादा मदद करेगा, है ना। वो होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो है बंदर फायदा उठा जाता है, तो कुछ कुछ इस तरह का है। तो हम लोगों ने मदद की है इस समय श्रीलंका की $900 मिलियन की। $900 मिलियन में से हम लोगों ने $400 मिलियन जो डॉलर है वो करेंसी स्वैप किया है। अब ये करेंसी स्वैप क्या होता है, बस यही मुझे आपको बताना था। देखिए, करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे है इंडिया और यहाँ पे है श्रीलंका। श्रीलंका को मान लो इस समय मान लो यूके को जो है $200 मिलियन उसको देना है, ठीक है। तो अब इसके पास तो है नहीं डॉलर, तो ये क्या करेगा, इंडिया से डॉलर लेगा। लेकिन इंडिया को जो ये वापस करेगा ना, तो ये डॉलर्स में वापस नहीं करेगा, ठीक है। ये उसको श्रीलंका की करेंसी में वापस करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी डील होती है, तो हम लोग श्रीलंका की करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में
जब श्रीलंका को हमें पैसा देना होगा तो हम लोग श्रीलंका को फ्यूचर में श्रीलंका की करेंसी में पैसा दे सकते हैं। तो एक तो मतलब होता है करेंसी स्वैप डील का ये। तो उससे क्या होगा, श्रीलंका को जो है इंडिया से डॉलर मिल जाएगा और वो यूके को आराम से डॉलर दे सकता है। फ्यूचर में उसको चिंता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में उसको इंडिया को डॉलर देना नहीं है, वो इंडिया को सिंपली श्रीलंका की करेंसी दे सकता है। एक तो मतलब होता है ये। दूसरा एक और मतलब होता है करेंसी स्वैप डील का। जैसे मान लो अब इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है वो किस में होती है, डॉलर में होती है ना, इंटरनेशनल करेंसीज में होती है। अब मान लो श्रीलंका ने इंडिया से कुछ खरीदा, हम लोगों ने उनको जो है यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भेजा, अब वो हमें डॉलर में पे करता है डेफिनेटली, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में ही चलती है। लेकिन करेंसी स्वैप डील के अंदर वो क्या करेगा, इंडिया को डॉलर में पे करने की बजाय इंडिया को श्रीलंकन करेंसी में पे करेगा। उसी तरह से जब हम लोग श्रीलंका से कुछ लोग इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी उसको डॉलर में पे नहीं करेंगे, हम लोग भी उसको इंडियन रुपी में पे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो डील होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो थर्ड करेंसी में नहीं होता, वो आपस में ही अपनी करेंसी में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप डील, कि भैया मैं तुम्हें तुम्हारी करेंसी दूंगा, तुम मुझे मेरी करेंसी दो, हम डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो ये दो तीन तरीके होते हैं करेंसी स्वैप डील के। तो एक पहले तरीके में इंडिया इसको डॉलर दे सकता है, या इंडिया को श्रीलंकन करेंसी देगा। दूसरे में वो हमें अपनी करेंसी देगा, हम उसको अपनी करेंसी देंगे, इसे करेंसी स्वैप डील बोलते हैं। तो इस समय इंडिया ने $400 मिलियन की करेंसी स्वैप डील श्रीलंका के साथ की है। तो मतलब इतना डॉलर हम उसको देंगे और वो बदले में हम लोगों को डॉलर वापस ना करके अपनी लोकल करेंसी दे सकता है। या फिर उसने पहले इंडियन रुपी अगर कोई इकट्ठा किया हुआ है एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो भी दे सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली पहले से ही एग्रीमेंट होता है कि कौन से मेथड के थ्रू हम लोग जाएंगे, उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये जो है उन्होंने इंडिया के साथ डेफिनेटली ये किया है। तो करेंसी स्वैप डील के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई ने जो है 2012 में $2 बिलियन का करेंसी स्वैप डील का टोटल टारगेट रखा था कि हम लोग इतना करेंसी स्वैप डील करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने कई सारी कंट्री के साथ कर रखा है, हम लोगों ने ईरान के साथ भी किया, हम लोगों ने जापान के साथ भी किया है करेंसी स्वैप डील। तो जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, हम लोग अपनी लोकल करेंसी के अंदर डील कर सकते हैं। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन जो करेंसी है वो अनस्टेबल करेंसी है, श्रीलंकन जो करेंसी है वो भी अनस्टेबल करेंसी है। लेकिन जो डॉलर होता है, जो पाउंड होता है, वो एक स्टेबल करेंसी मानी जाती है। इसीलिए इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है वो स्टेबल करेंसी में होती है। चलिए अगला जो न्यूज़ आती है दोस्तों, आती है पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इन आसाम इन 1997। अरे आप तो सोच रहे हो सर आसाम में कहाँ से पहुंच गए, है ना। देखिए कल हम लोग जो न्यूज़ करी थी ना, वो थी वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका के अंदर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह ने हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन इंडिया में कारनामा पहले ही हो चुका है, इंडिया वाले इस तरह के कारनामे पहले ही कर चुके होते हैं। 1997 में हमारे भी यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था धनीराम बरुआ, आसाम से बिलोंग करते थे डॉक्टर साहब, अच्छे जाने माने डॉक्टर थे। इन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर वगैरह भी लिखे, पब्लिश करवाया इंटरनेशनल जर्नल्स में। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते थे कि इनका मानना था कि धनीराम जी का मानना था कि इंसान का जो शरीर है वो पिग के शरीर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और अगर हम लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो पिग वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसको ह्यूमंस के अंदर भी हम लोग डाल सकते हैं। अब लोगों ने इनकी बात को माना नहीं, इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, नहीं मानते तो मैं खुद से कुछ करता हूँ। तो ये एक हांगकांग के डॉक्टर थे, उन्होंने इनके साथ बातचीत किया और इनको कोई पेशेंट मिल गया। उन्होंने इन उस पेशेंट के अंदर जो पिग का जो हार्ट है और लंग है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उस आदमी के बाद में डेथ हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। लेकिन उन्होंने ये कम से कम एक्सपेरिमेंट तो किया, और जब इसका पता लगा तो बहुत हो हल्ला हुआ। एक कमेटी बैठी, कमेटी ने जो है इनको कसूरवार माना और 40 दिन की सज़ा भी हुई थी इनको। अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, बोल भी नहीं सकते हैं। थोड़े समय पहले इनके गले का ऑपरेशन हुआ था तो आवाज़ नहीं है इनको। तो 40 दिन की सज़ा भी हुई थी। उस समय इसको माना गया था कि बहुत अनएथिकल है, इमोरल है, वो सारी सारी चीज़ें। लेकिन 2021 में जब यही सेम चीज़ हो रही है तो हम लोग, सारी दुनिया जो है इसको प्रेज़ कर रही है। समय समय की बात है ना, तो ये समय समय की बात है। लेकिन इन्होंने जो सर्जरी करी थी और जो अभी जो सर्जरी हुई है, दोनों सर्जरी में थोड़ा सा फ़र्क है। डेफिनेटली पिग का ऑर्गन लिया गया है, उसके में थोड़ा सा फ़र्क है। जो ये धनीराम जी थे ना, इन्होंने डायरेक्ट ही हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन अभी जो हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है, उसके अंदर जो हार्ट है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। देखिए मतलब जो पिग के जो जीन्स थे, उसमें से 3 जीन्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया।
क्योंकि पिग के एज इट इज जो जीन्स होते हैं वो हमारे साथ मैच थोड़ी करते हैं। तो उससे उसको जो है जीन्स को रिमूव कर दिया ताकि वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से अडेप्ट हो सके। इंसान की बॉडी से 6 जीन्स को लिया और उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, समझ रहे हो? तो उसके 3 जीन को रिमूव किया, हमारे 6 जीन्स को उसके अंदर ऐड किया, तब जाके हम लोगों ने उस हार्ट को ट्रांसप्लांट किया। और जब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के अंदर ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसे कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये याद रखना, एग्जाम में 100% पूछेगा। जीनो ट्रांसप्लांटेशन वाज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इट इज, पूछेगा वो आपसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो जब एक स्पीसी से दूसरे स्पीसी के अंदर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो इंडिया में जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो है 1997 में हो चुका था, जिसके लिए इनको 40 दिन की सजा भी हुई थी। 2021 में इसको जो है वेस्टर्न कंट्रीज में किया गया और सारी दुनिया ने क्या बोला, वाह सर उस्ताद क्या बात है, वाह वाह, है ना। और इसको मेडिकल साइंस में एक मिरेकल माना जा रहा है। तो थोड़ा सा फर्क है, टेक्नोलॉजी का फर्क है, समय का फर्क है और जरूरत का फर्क है ना। उस समय जरूरत नहीं थी, आज जरूरत है भैया। चलिए जी, आज के बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन का ये है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट्स इलिबरल सोसाइटीज एज इट इज। आपके एसए का टॉपिक है ये। लिबरल इकोनॉमीज क्रिएट इलिबरल सोसाइटीज। और ये जो अगर आपने एडिटोरियल अच्छे से समझ लिया ना, तो आप ये समझो कि इस एसे को आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिल्कुल। देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूं। लिबरल का मतलब होता है फ्री, है ना। फ्री, आपका जो मन आए आप करिए, आपका जो मन आए आप वो सोचिए, आपका जो मन आए आप सोइए, खाइए, पिए, बिजनेस करिए, उसका मतलब होता है लिबरल। फ्री मतलब लिबर्टी से आया ना, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब लिबरल, एक ही वर्ड से निकले हुए हैं। इलिबरल उसका अपोजिट होता है, जहां पे सोसाइटी क्लोज होती है, ओपन नहीं होती है, जहां पे ह्यूमन राइट्स का टेक केयर नहीं किया जाता है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पे पुअर और रिच के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, जहां पे इकोनॉमी क्लोज होती है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बाहर नहीं जाते हैं ना, दूसरे वालों को इन्वाइट करते हैं, उसको बोलते हैं इलिबरल। इलिबरल सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी होती है जहां पे इक्वालिटी नहीं होती है, जहां पे कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो है वो लोगों को दबाया जाता है, जहां पे सोसाइटी ओपन नहीं होती है, आइडियाज एक्सचेंज नहीं होते हैं, वो मतलब होता है इलिबरल सोसाइटी का। ठीक है, लिबरल इकोनॉमी क्रिएट्स इलिबरल सोसाइटी। ये कैसे हो सकता है? लिबरल इकोनॉमी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इन लिबरल सोसाइटी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी ये आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे टर्म में बोलो तो आप ये कह सकते हो, फ्री इकोनॉमी क्रिएट्स क्लोज सोसाइटीज। अगर आपको दूसरे रिफ्रेश करना है तो आप इसको ब्यूटीफुली इस तरह से कर सकते हो, फ्री इकोनॉमीज क्रिएट क्लोज सोसाइटीज या फिर फंडामेंटल सोसाइटीज। उसके बारे में ही पूरा एडिटोरियल आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आपको तो लिबरल का मतलब ही पता होना चाहिए। तो हो कह रहा है पूरी दुनिया में, अगर आप यूएसए का एग्जांपल हो, यूएसए तो भैया दुनिया में डेमोक्रेसी का चैंपियन है ना, वो तो कहता है कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं। यूएसए की अगर आप बात करो, फ्रांस की अगर आप बात करो, पोलैंड की अगर बात करो, इंडिया की अगर बात करो, रशिया की तो खैर बात ही नहीं करते हैं, चाइना की अगर बात करो, फिलीपींस की अगर बात करो, इन सभी जगह पे एक ट्रेंड कॉमन है। इन सारी के सारी कंट्री में पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए हैं, या फिर वहाँ की जो मेजर जो पॉलिटिकल क्लास है, वो अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन मतलब ज्यादा ओपन नहीं है। अगर आप ट्रंप की बात करो, है ना, ट्रंप जो है वो क्लोज यूएसए के अंदर बिलीव करते थे, है ना, अमेरिका फर्स्ट। फिर ट्रंप को जो है इंडिया ने कॉपी किया, हम लोग कहने लगे इंडिया फर्स्ट, फिलीपींस वाले कहने लगे फिलीपींस फर्स्ट, पोलैंड वाले कहने लगे पोलैंड फर्स्ट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेंड ऐसा आ गया है दुनिया में कि पहले हम लोग जब ओपन वर्ल्ड की बात करते थे, आजकल हम लोग क्लोज वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, है ना। उसके अलावा दुनिया के 1% लोग दुनिया की 70 से 80% वेल्थ को एंजॉय करते हैं। मतलब गरीब आदमी बहुत गरीब है और अमीर आदमी बहुत ज्यादा अमीर है। ये ट्रेंड जो है आजकल नजर आ रहा है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो फेल हो गया। ट्रिकल डाउन का मतलब ये था कि अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो जब बिजनेस बढ़ेगा तो उसका जो बेनिफिट है ना वो धीरे धीरे नीचे वाली सोसाइटी में भी आएगा। मतलब जब अंबानी भाई साहब पैसा कमाएंगे
तो उसका कुछ इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे नीचे तक भी पहुंचेगा। इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अमीर आदमी को अमीर करो, अमीर आदमी बिजनेस बढ़ाएगा, वो फैक्ट्री लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लोगों को काम धंधा मिलेगा, लोगों की धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, पॉवर्टी दूर हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसमें समय लगता है, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी खत्म हो गया। अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट सक्सेसफुल होता तो आज गरीब आदमी इतना गरीब नहीं होता। तो ये ट्रेंड भी है। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पूरी दुनिया में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप 2007-2008 वाले क्राइसिस की बात करो या फिर अभी कोविड क्राइसिस की बात करो, कोविड क्राइसिस में 2007-8 वाले क्राइसिस में क्या हुआ, अमीर आदमी और अमीर हो गया, गरीब आदमी और गरीब हो गया। तो ये सारे के सारे जो ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं ना, इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम है अथॉरिटेरियन रूल्स पूरी दुनिया में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे ये चीजें आपको समझ में आएंगी। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल इंटर रिलेटेड होता है। ऊपर वाले ट्रेंड की वजह से, गरीब अमीर में गैप होने की वजह से, वो सारी सारी चीजें, डेमोक्रेसी वीक हो रही है, ठीक है, और सेकुलरिज्म भी वीक हो रहा है। क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा होता है, उनके पास ठीक ठाक खाने पीने को दाना पानी होता है, तो वो डेमोक्रेसी स्ट्रोंग होती है। जब भैया आदमी ही गरीब है तो उसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीफ कम हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है। और जब वो ट्रस्ट कम हो जाता है तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी भी वीक हो जाती है। और ऊपर वाली चीज़ों की वजह से, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट खत्म हो गया है ना, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों की वजह से डेमोक्रेसी भी वीक हो गई और सेकुलरिज्म भी वीक हो गया। सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पैथोलॉजीज आर इंटररिलेटेड। वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब तक पॉलिटिकल और सोसाइटी क्राइसिस भी आता है। अगर इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री को उठा के देखो तो आपको ये नजर पाओगे कि जब जब कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन, उसकी इकोनॉमी डाउन हुई है ना, उसकी पॉलिटी भी अनस्टेबल हुई है, वहां पे दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, रेवोल्यूशन हुए हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी इकोनॉमी स्ट्रोंग है, ठीक ठाक काम कर रही है, तो सोसाइटी भी स्टेबल रहती है। ये दोनों आपस में इंटरलेटेड होते हैं। और क्योंकि आज मॉडर्न समय में रिच और पुअर के बीच में गैप हो गया है, उसी वजह से सोशो पॉलिटिकल टेंशन्स भी हो रही हैं, राइट्स वगैरह हो रहे हैं, है ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डेमोक्रेसी वीक हो रही है। इकोनॉमिक डिस्पेयर इज फीडिंग ऑन द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन। अब होता क्या है, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होता, लोग गरीब होते हैं, हर तरफ जो है वो मारा मारी होती है, भुखमरी होती है, उस समय क्या होता है, उस समय कोई एक ऐसा इंसान आता है जो लोगों को उम्मीद दिखाता है और वो बन जाता है मसीहा। क्या बन जाता है? मसीहा बन जाता है। वो लोगों को बताता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही तो हुआ ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब हिटलर का राइज हुआ था, जर्मनी बहुत बॉटम लेवल पे गया हुआ था, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो था, तो हिटलर पैदा हुआ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसी तरह से ट्रंप हुआ, है ना, उसी तरह से पोलैंड के अंदर हो रहा है, वही सेम चाइना के अंदर हो रहा है, वही इंडिया के अंदर हो रहा है। तो होता क्या है, जब इकोनॉमिकली लोग बहुत ज़्यादा बॉटम पे चले जाते हैं तो नेशनलिज्म के नाम पे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पे, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता है। सोसाइटी और ज़्यादा फंडामेंटल हो जाती है, सोसाइटी क्लोज हो जाती है। तो इसके बारे में ही वो बात करता है, कहता है कि जो लिबरल इकोनॉमीज थी उसकी वजह से एंटी लिबरल सोसाइटी हो गई। लिबरल इकोनॉमी की वजह से बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ने से अमीर आदमी अमीर हुआ। जब एक बार अमीर आदमी अमीर हुआ तो गरीब आदमी जो था ना सोसाइटी का, वो इलिबरल हो गया, क्योंकि उससे सोसाइटी में जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। और जब जब सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है अलग अलग लेयर्स में, तो इलिबरल सोसाइटी पैदा होती है। तो देखिए किस तरह से लिबरल इकोनॉमी ने एंटी लिबरल सोसाइटी को पैदा कर दिया, है ना। आजकल सब लोग टाटा अंबानी बिरला को गाली देते हैं, चाहे वो जितना भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अलग बात है, फिर भी लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया है इसी वजह से। तो लिबरल इकोनॉमीज क्रिएट एंटी लिबरल सोसाइटीज। 1970s तक क्या होता था यूरोप में, अगर अब यूएसए में बात करो, वहां पे रिच लोगों के ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जाते थे। तो उनसे टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा किया जाता था वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता था। लेकिन 1970s के बाद क्या हुआ, 1970s के बाद अमीर लोगों पे टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ,
इससे ये बेनिफिट हुआ कि सरकार को मिल गया पैसा, मतलब सरकार को का पैसा कम मिला। सरकार का पैसा जब कम मिलेगा तो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर क्या ही खर्चा करोगे। लेकिन अमीर आदमी अमीर हो गया। भैया सीधी सी बात है, जब आप अमीर आदमी के ऊपर टैक्स को रिड्यूस कर दोगे तो वो तो और अमीर हो जाएगा ना। फिर आपके मन में नेचुरल सवाल आएगा, सर ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, उनके ऊपर टैक्स को हम लोगों ने रिड्यूस क्यों किया। अमीर आदमी के ऊपर टैक्स को इसलिए रिड्यूस किया जाता है ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड करे। अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दोगे तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेगा, उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा ना। तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इंसेंटिव देने के लिए टैक्स को रिड्यूस किया गया 1970s के बाद में। ये प्रोसीजर आज भी चल रहा है। तो हमारा मोटिव तो कुछ और था, लेकिन उसका आउटकम कुछ और हुआ। हमारा मोटिव तो ये था कि उनके ऊपर टैक्स को रिड्यूस करके हम लोग इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गरीब आदमी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसका काम उल्टा हुआ कि वो आदमी, रिच आदमी और ज़्यादा रिच होता चला गया और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हुई। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन भी आ गया। लिबरल इकोनॉमी का मतलब होता है कि हर चीज़ प्राइवेट है। ये तो मतलब होता है लिबरल इकोनॉमी का कि सरकार का कंट्रोल कम से कम रहे। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, तो एवरीथिंग इज प्राइवेट। आजकल इंडिया में देख लो आप क्या हो रहा है, हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका यूरोप वाले जो इतने लिबरल हो गए हैं, वहां पे लिबरलिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, लोग एंटी लिबरल होते चले जा रहे हैं। तो समस्याएं जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना वो साइंस नहीं है ना, ये सोशल साइंस है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। एक सोसाइटी में जो रूल काम करेगा जरूरी नहीं है वो दूसरी सोसाइटी में भी काम करे। इकोनॉमी ऐसा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज को बेच रहे हैं, कोल को बेच देते हैं, है ना, पानी को बेच देते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। गवर्नमेंट कहती है कि उस पैसे को मैं हेल्थ के ऊपर खर्चा करता हूँ, उसको मैं एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता हूँ। वो सरकार का आर्गूमेंट है। सरकार का ये कहना है कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज को इसलिए बेचता हूँ ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि कोई भी आदमी सरकारी महकमे में काम करता नहीं है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। ऐसा आपने रशिया के अंदर देखा होगा। रशिया में हर चीज़ सरकारी हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनका आउटपुट बहुत कम हो गया और फाइनली रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो सरकार का कहना है कि मैं पब्लिक रिसोर्सेज को इसलिए बेच रही हूँ ताकि मुझे फंडिंग मिले और एफिशिएंसी ओवर सिस्टम की इंक्रीज हो। सरकार का तो आर्गुमेंट ये है, लेकिन आउटकम क्या हुआ, आउटकम हुआ इनकम गैप। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा रिसोर्सेज बेच दिया कि प्राइवेट सेक्टर आज इतना समय रिच हो गया है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकम गैप बढ़ता चला गया। जब इनकम गैप बढ़ता चला जाता है तो सोसाइटी के अंदर होपलेसनेस आ जाती है ना, निराशावाद, हर आदमी निराश हो जाता है। उसको फ्यूचर जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। और जब लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, लोग बिल्कुल अंधेरे में होते हैं, तो एक मसीहा जन्म लेता है। आजकल आपने देखा होगा ना, सोनू सूद को मसीहा बनाया जा रहा है। उसकी बुक भी आई है मसीहा करके कुछ, है ना, सोनू सूद। थोड़ा समय पहले यही सोनू सूद के जो है स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे। वो खुल्लम खुल्ला जो है करप्शन की बात करता था, खुल्लम खुल्ला पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार करने की बात करता था। यूट्यूब पे आप देख सकते हो। लेकिन भैया क्राइसिस हुआ, कोविड-19 हुआ, लोगों की उम्मीद बिल्कुल बॉटम पे थी और सोनू सूद ने जो है दो चार लोगों की हेल्प कर दिया। आज सोनू सूद जो है मसीहा बन गया। उसकी बहन अभी कांग्रेस से की टिकट से जो है वहाँ से इलेक्शन भी लड़ेंगी। ऐसा ही होता है ना। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हिटलर का एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो जब उम्मीद बहुत बॉटम में थी। अब ट्रंप का एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो जब लोगों की उम्मीद बहुत बॉटम में थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। हर जगह ऑथोरिटेरियन रूल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो होपलेसनेस जो है मसीहा पैदा होता है, और मसीहा जो हमेशा ऑथोरिटेरियन होता है क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर चुका होता है, पावर एस्टेब्लिश कर चुका होता है। तो मसीहा जो होता है ना, जो अथॉरिटेरियन रूल्स होते हैं, वो कभी भी डेमोक्रेसी को वैल्यू नहीं करते। डेमोक्रेसी को है जूतों की नोक पे रखते हैं। वो अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं। तो इसी तरह का ट्रेंड आप पूरी दुनिया में देख सकते हो, पूरी दुनिया में देख सकते हो। हमारे इंडिया में भी देख सकते हो, अमेरिका में देख सकते हो, पोलैंड में देख सकते हो, फिलीपींस में, रशिया में, चाइना में, यूके में, हर जगह और यही हो रहा है। जो बोरिस जॉनसन है इस समय यूके में, वो भी बहुत लिबरल नहीं है भाई, वो भी अथॉरिटेरियन है। समझ रहे हो। तो ये पूरा ट्रेंड पूरी दुनिया में है। तो जो लिबरल इकोनॉमीज थी ना, अल्टीमेटली इनका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ और पूरी पूरी सोसाइटी ही इलिबरल हो गई। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई यहाँ पे। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती हैं, ओपन मार्केट में जो बिलीव करती हैं, वो प्रॉपर्टी राइट्स में बिलीव करती हैं।
ह्यूमन राइट्स में बिलीव करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होती हैं वो प्रॉपर्टी राइट में बिलीव नहीं करती। वहां पे कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, हर चीज सरकार के हाथ में होती है। और क्योंकि हर चीज सरकार के हाथ में होती है इसीलिए वो पुअर लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन एफिशिएंसी के लिए काफी खराब होता है। रशिया का एग्जांपल ले लो, चाइना का एग्जांपल ले लो। जब तक चाइना पूरी तरह से कम्युनलिज्म को फॉलो करता था तब तक चाइना जो है इंडिया से भी गरीब हुआ करता था। जैसे जैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो चाइना की ग्रोथ हो गई। सेम ही हालत इंडिया की भी है। इंडिया की ग्रोथ जो है तब शुरू हुई जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। तो दोनों चीज़ों के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लिबरल इकोनॉमी का फायदा यह है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वैल्यू किया जाता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को अब यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है और प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। कम्युनलिज्म का फायदा ये है कि वहाँ पे जो पुअर और रिच के बीच में गैप काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली। लेकिन लिबरल इकोनॉमी का नुकसान यह है, यहाँ पे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसान होता है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले को क्या फ़र्क पड़ता है, जंगल कट रहे हैं, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। तो जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर को दोगे, उतना ही ज़्यादा वो अपने एनवायरनमेंट को जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि उनको पैसा कमाने से मतलब, उनको उनको एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों के अपने नुकसान हैं, दोनों के अपने फायदे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने आंसर के अंदर जो है दोनों को बैलेंस करके लिखना है ना। आपने बैलेंस करके लिखना है। तो कैपिटलिज्म को रिफॉर्म की जरूरत है, ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देना चाहिए, जरूरी है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट के ऊपर नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी राइट को आप इतना वैल्यू मत दीजिए कि ह्यूमन राइट्स ही वायलेशन हो जाए। समझ रहे हो, हर चीज इतना भी प्राइवेट मत कर दीजिए कि गरीब आदमी को जो है लोग नोच नोच के खाने लगें। तो उसके ह्यूमन राइट को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है प्रॉपर्टी के नाम पे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी के नाम पे आप सब कुछ लूट रहे हो। तो दोनों को बैलेंस बनाना जरूरी है। यहाँ पे जो गांधी जी का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेगा। पावर्ड बाय द कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दीजिए, कम्युनिटी को बढ़ावा दीजिए, विलेज लेवल इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए। तो जो वेल्थ होगी ना वो बॉटम से क्रिएट होनी चाहिए, ना कि टॉप से। क्योंकि टॉप से क्रिएट करके आपने देख लिया, उसका तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, ट्रिकल डाउन तो फेल हो गया। तो क्यों ना हम लोग बॉटम से कुछ जनरेट करें। बॉटम से जब चीज़ें जनरेट होंगी तो वो फिर ऊपर तक जा सकती हैं, और बॉटम से जब चीज़ें जनरेट होंगी तो पूरी प्लेनेट के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए वो बेनिफिट होगा। तो गांधी जी का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका आप अपने कंक्लूजन में डेफिनेटली एक मेंशन कर सकते हो। तो बहुत शानदार। देखिए ये चीज़ ऐसी है ना, अगर आपको या को 10 मिनट 5 मिनट के लेक्चर में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो धीरे धीरे आप जब चीज़ों को पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, सोसाइटी वाले चैप्टर पढ़ोगे, इकोनॉमी को पढ़ोगे, ये सारी सारी चीज़ें तब आप जाके पढ़ोगे ना, तब आपको इन चीज़ों का ना डीप मीनिंग समझ में आएगा। इस पे मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वही है, हमारे पास समय की कमी है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो जो लिबरल सोसाइटी थी दोस्तों, लिबरल सोसाइटी का मतलब होता है ओपन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी जितनी ओपन हुई उतना ही पैसा जो है उन्होंने बनाया, उतना ही वो अमीर हुई। लेकिन अमीर जो है, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग जो है वो गरीब रह गए। अमीर गरीब की इनइक्वालिटी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान तो हुआ ही, है ना। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वो सब हुआ, इसकी वजह से सोसाइटी जो है इलिबरल हो गई। इलिबरल इलिबरल जब भी सोसाइटी होती है तो अथॉरिटेरियन रूल जो है वो डोमिनेट करता है। तो ये पूरे का पूरा आपको समझना पड़ेगा। लिबरल सोसाइटी किस तरह से इलिबरल, एक लिबरल इकोनॉमी जो है किस तरह से इलिबरल सोसाइटी को क्रिएट करती है। इसके एग्जांपल आप दुनिया भर के दे सकते हो। मतलब मैं पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जो है 2014 के अगर आप इलेक्शंस की बात करो तो यही हाल हुआ था 2014 में। क्योंकि 2008 में जो क्राइसिस आया था तो 2014 तक हमारी हालत काफ़ी ख़राब थी। कितने सारे स्कैम हुए, है ना, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। तो उस समय जब लोगों की होपलेसनेस हो गई थी तो उस समय जो है मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। तो एक होप नज़र आती है, तो लोग उनके पीछे चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जब जब लिबरल सोसाइटी के जो साइड इफेक्ट सामने आते हैं उस समय ही इस तरह के अथॉरिटेरियन रूल्स जो हैं वो सामने आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अथॉरिटेरियन है, डेफिनेटली इंडिया में डेमोक्रेसी है, बढ़िया है, चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे गलत भी हैं, जो कि वैसे हर सोसाइटी में होता है, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं है। खैर, तो ये है पूरे का पूरा आज का एडिटोरियल सेक्शन। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, लेकिन इसको आप पढ़ें जरूर, 2-3 बार कम से कम इसको पढ़ो और चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसकी लेयर्स आपको पता चलेंगी। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।